एक कविता है, एक वृक्ष भी बचा रहे, नरेश सक्सेना जी की है। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर। साथ जाएगा एक वृक्ष, अग्नि में प्रवेश करेगा वो मुझसे भी पहले। इस कविता में नरेश सक्सेना जी ने एक रिश्ते की बात की है, एक पेड़ और एक इंसान का। कहने का यह मतलब है कि जब सब साथ छोड़ जाएंगे, सिर्फ एक वृक्ष हमारे साथ चल पड़ेगा और ना वो वापस आएगा ना हम। पर क्या हमें इस बात का एहसास भी है कि एक पेड़ हमारे जीवन में इतनी शांति से इतना अहम किरदार निभाता है? नहीं। अगर होता तो अब तक आप लोग शायद एक पेड़ या कम से कम एक पौधा तो लगा ही चुके होते। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए क्या है। Why is forest important to us? शायद इसीलिए बंजर कूड़े से लदे पहाड़ों को अर्बन फॉरेस्ट में बदलने का संकल्प कर लिया है। उन्हीं में एक हैं हीरो रामवीर तंवर जी। 30 साल के एक इंजीनियर ने तालाबों को पुनर्जीवित करते करते शहरों के बीचों बीच जंगल लगाने का संकल्प भी लिया, और वो भी जापानी बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी मेथड से। आइए मिलते हैं रामवीर तंवर जी से और जानते हैं कैसे उन्होंने मियावाकी टेक्निक को इस्तेमाल करके अर्बन फॉरेस्ट डेवलप की है। चलिए, आप कब से जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं? मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद से मैंने तालाबों का और पौधारोपण का एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया। ये पहले जल चौपाल से शुरू हुआ था कि कैसे गांव के लोगों के साथ, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो या पर्यावरण संरक्षण की बात हो, वो हम कैसे करें और किस तरह से उनको भी अपने हम जोड़ के चलें। बाद में जो जल संरक्षण का काम था वो तालाबों की तरफ मुड़ा, तो हम आज पूरे भारत देश में करीबन 7 राज्यों में एक साथ तालाबों को रिवाइव कर रहे हैं। जो तालाब मर चुके थे उनको रिवाइव कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो शहरी एरिया है, वहाँ जहाँ पे जगह की कमी है और पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे हम डेंस फॉरेस्ट भी उगा रहे हैं। ये एक सघन वन है। शहरों में सघन वन की क्या ज़रूरत है? क्योंकि शहर में क्या होता है कि ज़मीन की बहुत कमी होती है। खुद जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं, उनका मेन फोकस होता है कि कैसे शहर को हम ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकें। जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसके हिसाब से उनको सारे रिसोर्सेज भी देने हैं, उनको बस अड्डे देने हैं, मेट्रो स्टेशन देने हैं, स्कूल देने हैं, हॉस्पिटल देने हैं। तो और हमारी सिटी, चाहे वो कहने के नाम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छे से हम अभी तक नहीं कर पाए उसको। तो हर सिटी का यही हाल देखने को मिल रहा है कि जगह की बहुत कमी रह गई है, और जब हम डेवलप करते हैं तो पेड़ भी कई बार काटने पड़ते हैं। रोड चौड़ा होता है, हर बार सैकड़ों हजारों लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। तो उसका एक नया या फिर एक सस्टेनेबल तरीका निकाला गया कि जहाँ पे जगह की कमी है शहर में, वहाँ पे क्यों ना हम कन्वेंशनल मेथड की बजाय जो पेड़ बच रहे हैं उनको बचाएं, और उसके साथ साथ हम जो है एक डेंस फॉरेस्ट बनाएं, जिसको हम डेंस अर्बन फॉरेस्ट भी कह देते हैं। कब शुरुआत करी थी आपने अर्बन फॉरेस्ट की? ये मैंने आज से 2 साल पहले गाजियाबाद शहर में शुरुआत की। हमने 2100 पेड़ लगाए, और ये 2021 को ही हमने लगाए, 21 मार्च 2021 को। तो ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था कि हम कैसे इसको कर सकते हैं और कितना सक्सेस रेट रहता है। तो जब उस टाइम पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी थे या रेस्पेक्टेड म्युनिसिपल कमिश्नर थे, तो वो भी थोड़ा डाउट कर रहे थे कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया कि हमको एक पैच आप दीजिए, हम आपके सहारे से, आपके सपोर्ट से हम उसको एक पैच को डेवलप करेंगे। अगर वो अच्छे से मान लो सिटी के हिसाब से डेवलप होता है तो फिर हम आगे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये हमने एक जगह रेप्लिकेट किया। ये साई उपवन नाम की एक जगह है गाजियाबाद में, उसके सामने। तो उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकला। जब हमने 1 साल बाद अगेन म्युनिसिपल कमिश्नर सर को बुलाया कि सर आप विजिट करके देखिए, तो वो देखकर हैरान थे। इवन वो अगर उस जंगल में घुसे तो हम बाहर से उनको नहीं देख पाए, वो इतना घना जंगल बन चुका था। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप फंडिंग और ये सब कुछ CSR के माध्यम से कर सकते हैं, मैं भी आपका सपोर्ट करूँगा।
तो आप जो है और जगह जो हमारे ओपन पार्क्स हैं, बैरन लैंड्स हैं, डंपिंग यार्ड्स हैं, उन पे आप सेम टाइप के अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करिए। तो उस दिन के बाद अभी तक हम लगभग 6 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर चुके हैं दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, ये मियावाकी फॉरेस्ट, इसकी खासियत क्या है? मियावाकी फॉरेस्ट में की जो खासियत है, एक तो 10 गुना तेज़ी से इसमें प्लांट्स की ग्रोथ होती है, प्लस इसमें ये 30% ज़्यादा डेंस होता है नॉर्मल प्लांटेशन से। अगर आप ये कहें कि अगर 10 साल में एक बड़ा पेड़ बन रहा है कोई छोटा प्लांट, तो वो 2 साल में बड़ा पेड़ बन जाता है। वो 2 साल में आप उसको एक छोटे जंगल के रूप में देख सकते हैं। और ये आप जो है जो हमने लगाए वहाँ पे भी अगर आप उसका दौरा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे 6 से 7 महीने में आदमी उस जंगल में घुस जाए तो वो दिखना बंद हो जाता है। और क्या खास बात है मियावाकी मेथड की? क्या मियावाकी मेथड बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है? दूसरा अच्छी बात यह है कि ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। इसमें आप कोयल देख सकते हैं, छोटे छोटे जो मधुमक्खी हैं, ततैया हैं, रेप्टाइल्स हैं, मॉनिटर लिजार्ड्स हैं। तो आप घूमेंगे तो आपको अचानक से सब दिखाई देगा। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि मियावाकी फॉरेस्ट जो है ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं कर सकता। प्लीज़ थोड़ा डिटेल में शेयर कीजिए, आखिर मियावाकी कॉन्सेप्ट है क्या चीज़? एक अकीरा मियावाकी हैं, जैपनीज बॉटनिस्ट हैं। तो उन्होंने जापान में ये सबसे पहले विकसित किया था, वहाँ के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के हिसाब, सॉइल के हिसाब से। उसके बाद से हर देश, जैसे भारत में भी हम बिल्कुल सेम टू सेम रेप्लिकेट नहीं करते, हम उसको अपने नेचुरल जो क्लाइमेट है, जो हमारा मौसम है, जो जिस तरह की हमारी सॉइल है, जितना पानी अवेलेबल है हमारे पास, कितना हमें बायोडाइवर्सिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा चेंज करके, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। मियावाकी मेथड में एफॉरेस्टेशन का तरीका क्या है? सिर्फ ऐसा ना करें कि गड्ढा किया और पेड़ लगा दिया। हम उसको सारी आसपास की जो सॉइल है, चाहे वो जितने में हमें एक प्लॉट में हमें फॉरेस्टेशन करना है, तो उस पूरी सॉइल को एनरिच किया जाता है, उस पूरी सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल किया जाता है। प्लस ये पूरा पता लगाया जाता है कि किसी भी पेड़ की ग्रोथ के लिए कौन कौन से कंपोस्ट जिम्मेदार है, जिससे कि पेड़ जल्दी ग्रो हो। प्लस दूसरे साथ ये भी पता किया जाता है कि ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो पेड़ के मरने के या मोटिलिटी के कारण बन सकते हैं। तो इसमें क्या किया, वही सारी चीज़ें इसमें फिर मिक्स की गई, जो पेड़ को जल्दी बढ़ाए प्लस जो पेड़ को मरने ना दे। तो दोनों ही कारण सॉल्व हो गए। अब पेड़ को ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। घर के गमले में पौधा हमेशा कम ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू सेम पौधा नर्सरी में ज़्यादा ग्रो करता है, ऐसा क्यों? अगर आप पत्थर पे पेड़ लगाएंगे, है ना, तो वो नहीं होगा। आप थोड़ी हार्ड सॉइल में लगाएंगे तो वो बहुत टाइम बाद होगा, क्योंकि जो छोटा सा प्लांट है उसकी जड़ों को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, प्लस कंपोस्ट की कमी होगी वहाँ पे। आप बहुत, जैसे नर्सरी में, आप नर्सरी में देखेंगे वो छोटा सा सीड डालते हैं, लेकिन उनकी सॉइल बड़ी भुरभुरी सी होती है, उसमें कंपोस्ट और ये सारी चीज़ें मिला के रखते हैं, वो जल्दी बढ़ जाता है। जैसे आप अपने घर पे लाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है उसकी। अच्छा सर, ये बताइए घर पर कंपोस्ट कैसे तैयार किया जा सकता है? तो इसमें हम 5 से 6 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे चावल का छिलका जो होता है, जब हम चावल अलग करते हैं तो उसका रस जो है वो, उसको हम कहते हैं चावल की भुस्सी भी कह सकते हैं या राइस हस्क भी कह सकते हैं, तो वो बचता है, वो पहले लाते हैं। उसके बाद कोकोपीट जो नारियल के छिलके से बनता है, उसके बाद हम लाते हैं नीम की खली, उसके बाद लाते हैं हम वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद लाते हैं गोबर का खाद, उसके बाद लाते हैं इसमें जीवामृत, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इनको मिक्स किया सॉइल के साथ, 3 से 4 फीट तक उसको इस प्लॉट में अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, और इनके रोल्स क्या क्या हैं? अब इनका अलग अलग रोल है। देखिए, जो कोकोपीट है, कोकोपीट का क्या काम है, वो हमेशा उसमें मॉइस्चर बना के रखता है, वो पानी को जल्दी से ड्राई नहीं होने देता मिट्टी को। राइस हस्क का जो चावल का छिलका है, उसका क्या काम है, वो एक परफोरेटर मटेरियल है, वो ना मिट्टी को कभी सॉलिड नहीं होने देगा, ऐसे दबेगी वो गद्दे की तरह मिट्टी। जो जीवामृत है, उसका क्या काम है, वो उसमें जो अंदर केंचुए होने हैं वो सारी चीज़ें उसके लिए सपोर्ट करता है। नीम की खल का क्या काम है, उसमें कोई भी फंगस बैक्टीरिया जो पेड़ की जड़ को नुकसान पहुंचाता है वो ही नहीं होने देगा, है ना। उसके बाद गोबर का खाद का और वर्मी कंपोस्ट का क्या काम है, जो उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, सॉइल को या उसकी पेड़ों की जड़ को, उसकी पूर्ति कर देता है, जो भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए। तो एक पेड़ की सारी पूर्ति हो गई। उसके बाद जब पेड़ को लगाते हैं तो इसमें
ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे पेड़ लगा दिए, उसमें जैसे हम जो लगाते हैं उसमें 30 से 35 वैरायटी कम से कम रहती है, कई बार 51 वैरायटी भी हम करते हैं। तो उसमें पेड़ों को पूरा एक चार्ट बनाया जाता है पहले कि इसमें 51 तरह के पेड़ लगाए जाएंगे, कौन सा पेड़ किसके साथ लगेगा। बट इतने सारे अलग अलग वैरायटीज़ के पेड़ एक साथ सरवाइव कर भी सकते हैं? अगर आप एक कमरे में एक आदमी को बंद कर दीजिए और एक कमरे में 4 आदमी को बंद करिए, है ना, तो कौन सा ज़्यादा लंबे टाइम तक जिएगा अगर उनके खाने पीने की सब पूर्ति है उनके खिलाफ। तो ऑब्वियसली बात है, जो 4 आदमी हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक आदमी को तो अकेले इतना स्ट्रेस आ जाएगा, सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, जब एक साथ हम अलग अलग तरह के, किसी को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, किसी को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को मॉइस्चर कम में होता है, तो इनकी जो देखा गया कि जो इनकी जो जड़ें हैं, जो इनकी रूट्स हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो उस तरह के पेड़ लगे, जैसे पीपल है, पीपल के साथ बरगद का पेड़ नहीं लगा सकते, अदरवाइज बड़े होकर क्या करेंगे, एक दूसरे को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से अगर पीपल के पेड़ के साथ हमें कुछ लगाना हो तो क्या लगाया जा सकता है? पीपल से कुछ दूर बाद आप गुलाब का पेड़ तो लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि गुलाब क्या, वो श्रब है, वो छोटा ही रहेगा, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता गुलाब। तो इस तरह से लगभग 51 वैरायटीज को हम जो है एक साथ लगाते हैं और ये पेड़ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसमें मल्टी लेयर एक प्लांटेशन इसको भी हम कह सकते हैं। मल्टी लेयर मतलब इसमें कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ स्मॉल क्या हाइट के पेड़ होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कैनोपी ट्री होते हैं। तो ऐसे करके कि पीपल और इमली बड़े हो जाएंगे, वो यहाँ पे रुक जाएंगे, कुछ यहाँ पे रुक जाएंगे, कुछ यहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन हमें जंगल में अलग अलग हाइट्स के पेड़ क्यों चाहिए? अगर एक सिंगल यूनिफॉर्मिटी से एक ही तरह के पेड़ लगा दे तो ज़्यादा बेटर नहीं है? क्योंकि हमें सिर्फ बड़े पेड़ नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो बड़े पेड़ों पे तो नहीं रह सकते, वो घास में ही हमेशा अपना अंडा देती हैं। तितलियाँ तो बड़े पेड़ों पे नहीं रहती, वो तो घास चाहिए, उनको श्रब्स चाहिए। मधुमक्खी को तो फूल चाहिए। तो इस तरह से आसपास के सभी जीवों की ज़रूरत पूरी हो, उस हिसाब से इसको डेवलप किया जाता है। मियावाकी मेथड में पेड़ लगाते वक्त सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने की क्या होनी चाहिए? जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो ध्यान रखते हैं 2 चीज़ों का, कि इनका प्रॉपर डिस्टेंस, और पेड़ लगाने के साथ साथ उसके साथ एक बैम्बू की सपोर्ट दी जाती है, बैम्बू की एक स्टिक लगाई जाती है ताकि वो पेड़ जो है सीधा चले। या हम फिर ये कह सकते हैं कि हम पेड़ को एक तरह से गाइड करते हैं कि आपको सीधा होने में एनर्जी खर्च नहीं करनी है, वो पहले से ही हमने आपको सपोर्ट दे दी। तो आपकी 10% एनर्जी जो सीधा होने में खर्च करते थे वो हमने आपकी बचा ली, तो वो 10% एनर्जी भी अब आपकी ऊपर बढ़ने में खर्च होनी चाहिए, है ना, तो और जल्दी पेड़ बढ़ेगा। प्लस कई बार होता है कि हम न्यूट्रिएंट्स दे तो अपने पेड़ के लिए रहे हैं, लेकिन वो आसपास के जो कुछ ऐसे वीड होंगे जो उस न्यूट्रिएंट्स को खा के बड़े हो जाएंगे। तो उन वीड्स को रोकने के लिए क्या करते हैं, उस पूरी जो पैच होता है उसको, जो हमारी पराली होती है जिसको किसान जला देते हैं, और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी पॉल्यूशन होता है, तो उस पराली को पूरी तरह से ढक देते हैं पेड़ की जड़ों को, ताकि अंदर की तरफ जो है मॉइस्चर रहे, प्लस जो घास है वो ना उगे। सर, इसको अर्बन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? इसको इसलिए अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि आप इसको एक टाइम के बाद छोड़ दीजिए, इसमें सांप आना है आने दीजिए, तितली आने दीजिए, फिर आप इसको टच नहीं कर सकते ना, इसमें फिर आपको ह्यूमन इंटरवेंशन करना है कुछ भी। तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप कल को इसमें वॉक कर सकते हैं, नहीं, ये सिर्फ आपको एक जंगल रहेगा, जैसे जंगल में कोई वॉक नहीं कर सकता वैसे आप इसमें नहीं कर सकते। लेकिन हमें शहरों में जंगल की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल जंगल की ज़रूरत है, और कोविड के बाद से हमें और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है जंगल की। जब हम ऑक्सीजन के लिए या फिर इस तरह के लिए हम सिलेंडरों के लिए मारामारी हो रही थी, एक 75 80 हज़ार रुपये में लोग सिलेंडर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे, तब हमें पता चला था कि ये जितनी पृथ्वी हमारे लिए ज़रूरी है उतनी ही सारे कीट पतंगों के लिए भी ज़रूरी है, उतना सारे मॉनिटर लिजार्ड्स के लिए भी ज़रूरी है, उतनी सारी इंसेक्ट्स के लिए भी ज़रूरी है, और उतनी ही ऑक्सीजन हमें चाहिए भी। तो उसके बाद से हमारा, सरकार का, आम लोगों का, सबका फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। हाँ, बट सरकार एयर प्यूरिफाई करने के लिए पहले से ही बहुत कुछ कर रही है। हमारी सरकारों ने खूब आर्टिफिशियल तरीके अपना लिए, उन्होंने बड़े बड़े स्मोक टावर लगा लिए, छोटे छोटे एयर फिल्टर लगा लिए सड़क के किनारे, लेकिन कुछ फ़र्क तो ज़्यादा दिख नहीं रहा। ज़्यादातर जो नेचुरल एनवायरमेंटलिस्ट हैं सब ने एक ही सजेशन किया कि आर्टिफिशियल काम नहीं करेंगे, आपको नेचर की तरफ ही कुछ सॉल्यूशन के लिए झांकना पड़ेगा।
तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप शहर के बीचों बीच में चारों तरफ जितना अर्बन या डेंस अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं वही सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए शहर में डेंस अर्बन फॉरेस्ट की उतनी ज़रूरत है जितना एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जितना एक स्कूल की ज़रूरत है, जितना एक जिम की ज़रूरत है। आपके इस अर्बन फॉरेस्ट में कितने एज ग्रुप के पेड़ हैं? इसमें अब 3 तरह के फॉरेस्ट हैं। एक जो अभी 10 से 15 दिन पहले लगाया गया है, एक जिसको 2 महीने पहले हो गए हैं, और तीसरा अभी जिसको लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं। तो आप तीनों में अलग अलग हाइट पेड़ों की देख सकते हैं, अलग अलग उनके कलर्स देख सकते हैं, अलग अलग उनमें बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं, और आप इनमें 2 साल बाद आएंगे तो आपको और अच्छी तस्वीर दिखाई देगी। गवर्नमेंट से आपको कैसा सपोर्ट मिलता है फॉरेस्ट डेवलप करने में? देखिए, सरकार का सबसे बड़ा सहयोग तो यही है कि ये ज़मीन सरकार की है, हम सिर्फ इसको डेवलप करने वाले हैं। ऑनरशिप हमेशा सरकार की रहेगी, हम डेवलप करके उन्हीं को हैंड ओवर कर देंगे बाद में मेंटेन करने के लिए। हालांकि तब तक ये सेल्फ सस्टेनेबल हो चुका होगा, इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी माइनर मेंटेनेंस हमेशा सरकार को ही करना होगा। प्लस सरकार का सबसे बड़ा सहयोग ये है कि उन्होंने खाली छोड़ दिया इस लैंड को, अदरवाइज़ यहाँ पे भी कोई ना कोई बिल्डिंग खड़ी होती तो हम भी नहीं कर पाते। बाकी अभी कई लगभग 3 डंपिंग यार्ड्स ऐसे हैं जो लैंडफिल साइट्स थी, तो हमने सरकार को सजेशन दिया कि हम यहाँ पे अगर आप ये पूरा खाली कर देते हैं यहाँ, तो हम यहाँ पे भी डेवलप कर सकते हैं अर्बन फॉरेस्ट। एक अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है? जितनी भी आपके पास लैंड अवेलेबल है, यानी 300 स्क्वायर मीटर है, 500 स्क्वायर मीटर है, तो आप देखिए अगर 500 स्क्वायर मीटर हो तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा, अदरवाइज ऐसा कोई लिमिट नहीं है या फिर कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतना एरिया होना चाहिए। तो 500 स्क्वायर मीटर होगा तो आप उसमें आराम से 1000 पेड़ लगा सकते हैं, है ना। पेड़ों की जो लिस्ट है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो 100% नेटिव होने चाहिए। तीसरा, आपकी सॉइल पहले आपको देखनी चाहिए कि किस टाइप की सॉइल है। हो सकता है आपकी सॉइल पहले बहुत फर्टाइल हो, आपको कम कंपोस्ट की ज़रूरत हो, बिल्कुल फर्टाइल है तो ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत होगी। प्लस पानी की अवेलेबिलिटी, है ना, कि पानी कितना अवेलेबल है वहाँ पे, किस क्वालिटी का अवेलेबल है। चौथा, उसकी फेंसिंग ज़रूर करें अगर वो उसकी पहले से कोई बड़ी फेंसिंग नहीं है, ताकि वो कैटल से इनसे बचा जा सके। CSR इन फॉरेस्ट्स को डेवलप करने के लिए आप लोगों को कैसे सपोर्ट करता है? CSR देखिए बहुत सपोर्टिव है इसमें, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो अराउंड 80% CSR सपोर्ट से ही होते हैं। तो वो 2% जो है इस तरह के अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए हमें डोनेट करते हैं, उससे हम ये करते हैं। तो CSR एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या होता है, आप 100 रुपये 1000 लोगों से मांगेंगे, इससे अच्छा है आपने 1 लाख रुपए एक आदमी से मांग लिए। तो वो एक तरीका हमें अच्छा लगता है। आज एक पेड़ लगा लीजिए, वरना कल आपकी लग जाएगी। सत्य बहुत कड़वा, बेसुरा और बदतमीज होता है। तो अगर आपने अपने घर या ऑफिस में कोई पौधा रखा है तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आपने वीडियो देखने के बाद पौधा लगाया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी और को मोटिवेट करना चाहते हैं तो अर्बन फॉरेस्ट के बारे में ये वीडियो उसे शेयर करें। अगर आपकी मीठी यादों में एक पौधा या किसी पेड़ की किस्से कहानियाँ नहीं हैं तो इस पेज को सब्सक्राइब ना करें। YouTube पे वक्त बर्बाद करने से बेहतर है जाके एक पौधा लगाएं। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपकी आने वाली नस्ल को क्या देके जाएंगे? शुक्रिया। जय हिंद।